एक इन्वेस्टर इंडिपेंडेंटली भी इन्वेस्ट कर सकता है और वो इस काम के लिए किसी की सर्विस भी ले सकता है। जब बात इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की हो तो लाइफ के अन्य कई कामों की तरह इन्हें दो तरह से लिया जा सकता है। पहला, डू इट योरसेल्फ, यानी कि आप ये खुद करेंगे, और दूसरा है GSI, यानी गेटिंग समवन इन, यानी कि इस काम के लिए किसी एक्सपर्ट को आप हायर करेंगे। मान लीजिए कि आपके लिविंग रूम को पेंट करने की जरूरत है। अगर आप ये काम खुद करने की सोच रहे हैं तो इसमें आपका बहुत समय जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपकी पेंटिंग स्किल इस काम को परफेक्टली करने के लिए उतनी इंप्रूव्ड ही नहीं है। अगर किसी दूसरे से ये काम करवाने में भी एक दिक्कत है और वो ये है कि वो अपनी सर्विसेज के लिए आपको चार्ज करेगा। अब मान लीजिए कि आप GSI वाली अप्रोच चुनते हैं, यानी आप इस काम के लिए किसी को हायर करते हैं, तो आपको इसके लिए दो बातों पर बहुत अच्छे से कन्विंस होना होगा। पहला ये कि वो आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे और दूसरा ये कि वो आपसे अच्छा काम करेंगे। इन्वेस्टिंग भी इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। सवाल वही उठता है कि ये आपको खुद करनी चाहिए या किसी और से करवानी चाहिए। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ये सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है। आप अपने लिविंग रूम को नया लुक देने के लिए एक डेकोरेटर को कांटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उसकी फीस फिक्स्ड है और एडवांस में पे करनी है। डेकोरेटर कहता है कि कलर स्कीम क्या रहेगी और किस क्वालिटी और ब्रांड के पेंट खरीदने हैं और क्या मटेरियल इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें वो तय करेगा। इससे या तो आपका लिविंग रूम बहुत शानदार लगने लगेगा या फिर ये भी हो सकता है कि वो जैसा है उससे भी बहुत ज्यादा खराब लगने लगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको इस डेकोरेटर को फीस तो देनी ही पड़ेगी। अब बताइए, इस डील को लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे ही सेम ऑफर आपको तब मिलती है जब आप अपना पैसा किसी और को इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। वो आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें या ना करें, आपको इस इन्वेस्टमेंट पर अच्छी रिटर्न मिले या ना मिले, आपको उन्हें उनकी सर्विस के बदले पेमेंट तो करनी होगी। क्या आप किसी ऐसी दूसरी इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं जो कहती है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले या ना मिले, मगर आपको उनकी सर्विस के लिए उन्हें पैसे देने होंगे? यहाँ चिंता का विषय ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर अपनी सर्विसेज की ऐसी वैल्यू सेट करने में पूरी तरह कामयाब हो चुका है। चलिए अब फिर से मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके पास $1,00,000 हैं और आप इसे इन्वेस्ट करके इससे अगले 20 सालों में एक अच्छा खासा अमाउंट बनाना चाहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अगर आप इन्वेस्टिंग में किसी की मदद लेते हैं तो आप उसे कितने पैसे देने के लिए तैयार होंगे? अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विस लेते हैं तो वो अपनी सर्विस के लिए आपसे एक फीस चार्ज करेंगे। हो सकता है ये फीस पूरे फंड की वैल्यू का 1% हो। $1,00,000 के हिसाब से ये अमाउंट होगा $1,000। $1,00,000 पर $1,000 खर्चना ज्यादा बुरा नहीं लगता, है ना? लेकिन ये बात यहाँ इतने पर ही खत्म नहीं होती। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो एडवाइजर आपके इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए आगे एक फंड मैनेजर को देगा, जो आपकी फंड वैल्यू पर अपनी 1% एनुअल फीस के साथ साथ कुछ 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगाएगा, जो कुल मिलाकर $2,500 हो जाते हैं। ये अमाउंट ज्यादा तो है, लेकिन बात $1,00,000 की फंड वैल्यू की हो रही है, तो उस पर $2,500 खर्चे जा सकते हैं। मगर ये खर्चा इतने पर ही आकर नहीं रुक जाता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये $2,500 का खर्चा आपको अगले 20 सालों तक हर साल करना होगा, जो कुल मिलाकर $50,000 बैठता है। यानी जितना पैसा आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसका आधा अमाउंट आप उसे इन्वेस्ट करने पर खर्च कर देंगे। और अगर आपके $1,00,000 बढ़कर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो ये $2,500 का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप सचमुच इस काम के लिए किसी को हायर करने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह सोच समझ कर ये फैसला लीजिए। क्या आपने नोटिस किया कि ये एग्जाम्पल यहाँ एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर होने के सबसे बड़े एडवांटेज को हाईलाइट कर रहा है? इससे आप एडवाइजर को भारी भरकम फीस देने से तो बच ही जाएंगे और साथ ही आपका आपके फाइनेंसेस पर पूरा कंट्रोल भी रहेगा। ये आप तय करेंगे कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। इन्वेस्ट ना करना कोई ऑप्शन नहीं है। इसके आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी एक बहुत बुरी आदत को यहीं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो अपने पैसों के डूब जाने के डर से डरते हैं। लेकिन इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन लेकर वो एक तरह से खुद अपने पैसों में आग लगा देते हैं।
अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उनके पैसों का नुकसान कैसे होगा? आपके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आइए मैं आपको आपकी मेहनत की कमाई के सबसे बड़े दुश्मन इन्फ्लेशन से मिलाता हूं। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहा जाता है। इन्फ्लेशन का अर्थ है कि समय के साथ सामान और सर्विस की कीमत भी बढ़ जाएगी। और ये बड़ी दुख की बात है कि दुनिया के अधिकतर देशों में इन्फ्लेशन की मौजूदगी साफ देखी जा सकती है। इसीलिए आपको अपना पैसा कभी गद्दे के नीचे, तो कभी चीनी के डब्बे में, तो कभी कोई ऐसी जगह छिपाकर नहीं रखना चाहिए जहां रखकर आपको ये लगता है कि वहां आपका पैसा सुरक्षित है। इस बात को भी आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस वक्त $2000 कैश है। इतने पैसों से एक शानदार साउंड वाला टेलीविजन सिस्टम खरीदा जा सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस खर्च को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो आप अगले साल तक के लिए इस पैसे को किसी डब्बे में डालकर उसे सुरक्षित कर देते हैं। मगर इस दौरान आपके सपनों के टेलीविजन सिस्टम की कीमत 5% बढ़ जाती है, लेकिन आपके पास अभी भी $2000 ही है, जबकि उस टीवी की कीमत अब $2100 हो चुकी है और अब आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सही समय पर उन $2000 को इन्वेस्ट ना करके आपने खुद अपना नुकसान कर लिया। इससे पता चलता है कि अगर आप अपने कैश की परचेसिंग पावर को बचा के रखना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेस्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। जाते जाते चलिए इस एपिसोड में बताई गई बातों का एक छोटा सा रिकैप हो जाए। इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं है। एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर होने के लिए आपको बस बेसिक्स में अच्छा होने की जरूरत है। आप सावधान रहकर हर तरह के रिस्क को कम कर सकते हैं। बस जरूरत है तो संभावित रिस्क के प्रति अवेयर होने की। इन्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिंग में जितना वक्त आपने लगाया है, आपका रिवॉर्ड उस वक्त की कीमत से ज्यादा होना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले खुद लेने से मत डरिए। इससे आपका अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल रहता है और इससे आपकी बहुत सारी फीस भी बचती है। इन्वेस्टिंग से मना करना कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन आपकी मेहनत की कमाई की परचेसिंग पावर को खा जाएगी।